भारत माता की, 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 भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम में बॉस ये लिंक तुम्हारी फोटो का है, उसको वहां रख देना रिकॉर्ड। तुम यार किसी दूसरे के मंच को लूट रहे हो। पहले मंच सजाओ, उसके बाद फोटो खिंचाओ। बैठो बैठो बैठो। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय तपन भौमिक जी, मध्य प्रदेश के एक ऐसे पुलिस अधिकारी जिन्होंने पुलिस की पूरी व्यवस्था को एक नई दिशा दी, ऐसे आदरणीय स्वराज पुरी जी, हम सबके आदरणीय गुरु जी, मैं नाम नहीं लूंगा, आदरणीय गुरु जी, आदरणीय पांडे जी, सूर्यकांत गुप्ता जी, उपाध्याय जी, ज्ञानेंद्र जी और यहां पर उपस्थित सभी युवा साथियों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? अच्छे हैं नहीं हैं? अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूं। खुश हो आप लोग? मैं भी खुश हूं। और मेरे खुश होने का केवल एक कारण है। लोग बात क्या कहते हैं कि इस देश का युवा बिगड़ गया है, इस देश का युवा भटक गया है, इस देश के युवा की दिशा कहीं ना कहीं अलग हो गई है। पर मैं जब उपाध्याय जैसे हमारे युवा साथी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, आज भी इस देश के युवा में चिंगारी है। और वे युवाओं के प्रतिनिधि होने के नाते तपन दादा और स्वराजपुरी जी की पीढ़ी जो है उसको ये संदेश देना चाहता हूं कि आज भी इस देश का युवा विवेकानंद बनने को तैयार है। जरूरत है, पहले ताली बजा दी, पूरी बात ही नहीं सुनी। यही तो बात गड़बड़ हो जाती है, लोग कहते हैं युवा सुन ही नहीं रहे। आज भी इस देश का युवा विवेकानंद बनने को तैयार है। जरूरत है तो केवल रामकृष्ण परमहंस की जरूरत है। हमें भी रामकृष्ण परमहंस मिल जाए, हम भी विवेकानंद बनने को तैयार हैं। उपाध्याय जी, बधाई आपको, आपने अच्छा काम किया, अच्छा काम कर रहे हो। कम ताली बजा रहे हैं आप तुम लोग। लफड़ा यही तो हो रहा है, अच्छे काम पे कम ताली। और बुरा मत मानना यदि अभी वैलेंटाइन डे का कार्यक्रम होता, पर मैं बधाई दूंगा। मुझे नहीं मालूम था इतनी बड़ी संख्या में युवा इकट्ठे हैं। मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं। और वैसे भी लोग बाग ये कहते हैं कि राजनीति में जो आता है उसका तो अच्छा, नेता को कोई नेता गाली दे तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और बात भी सही है कि इस देश में आजादी के 70 वर्ष बाद नेता की छवि भी तो वैसे ही हो गई। मुझे याद है जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना था, सबसे पहली मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुझसे प्रेस वालों ने कहा कि आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, युवाओं का प्रतिनिधित्व करना है, युवाओं का नेतृत्व करना है, तो आपका लक्ष्य क्या है? मैंने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि इस देश में नेता की छवि को वापस पुनर्स्थापित करूं, क्योंकि मैंने कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है आज नेता यदि किसी को बोल दिया जाता है तो उपहास माना जाता है। विश्वास सारंग अपने घर के बाहर निकलता है और कोई यदि ये बोल दे कि नेताजी कहां जा रहे हो,
तो लगता है मेरा उपहास उड़ा दिया, मेरा मजाक उड़ा दिया। जबकि भाई और साथियों, आजादी के पहले सबसे पहले नेता उपाधि किसको दी गई थी बताओ? वाह यार, मामला तो आग दोनों तरफ लगी है। किसको दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया था। 7 समुद्र पार जाकर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज का निर्माण करने वाला वो वीर सैनिक जिसने हिंदुस्तान की लड़ाई का नेतृत्व किया, उसको नेताजी कहा गया। और भाई और साथियों, 70 साल की आजादी के बाद इस देश में वो नेता की छवि ऐसी हो गई जैसे मजाक उड़ाया जाता, उपहास उड़ाया जाता है। मैंने कहा था कि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मेरा सबसे पहला लक्ष्य होगा कि जिस उपाधि को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सुशोभित किया था, उस नेता की छवि को इस देश में, इस प्रदेश में पुनः स्थापित करूंगा। भाई और साथियों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, मुझसे ज्यादा ज्ञानी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, पर मैं उपाध्याय जी आपको बधाई दूंगा। आपने एक नई पहल की है, आपने युवाओं को नई दिशा देने का काम किया है। मुझे ये नहीं मालूम, अभी आप बता रहे थे कि आप आईएएस से लेकर और कांस्टेबल की तैयारी करवा रहे हैं। युवा साथियों, मुझे नहीं मालूम कितने आईएएस बनेंगे, मुझे नहीं मालूम कितने आईपीएस बनेंगे। मैं इस बात का भी ज्ञान नहीं ले सकता कि इसमें से कितने कांस्टेबल की भर्ती में जाएंगे, कितने इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि आप जहां भी रहो, इस देश के लिए, इस माटी के लिए, इस भारत मां के लिए कुछ कर सको। मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने एक स्कूल में गया, जहां युवाओं की संख्या रहती है, वहां हर जगह मैं ये किस्सा जरूर सुनाता हूं। मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने एक स्कूल में गया। आपको मालूम है पब्लिक स्कूल में आजकल एडमिशन होते हैं तो बच्चे का इंटरव्यू हो या ना हो, पेरेंट्स का इंटरव्यू जरूर होता है। मैं भी गया मेरी पत्नी के साथ, वहां जाकर देखा तो उसमें इंटरव्यू के पहले एक स्टेप और थी। एक प्रोफार्मा भरवाया जा रहा था हमसे, आपका नाम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, फला 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 करके एक 20-22 पॉइंट का एक प्रोफार्मा था, वो सभी पेरेंट्स को भरना था। मेरी पत्नी बैठकर वो भर रही थी। 17वें नंबर पर लिखा हुआ था कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो। मेरी पत्नी ने 16 नंबर तक तो सब भर दिया। 17वें नंबर का जैसे ही पॉइंट आया, उसने वो प्रोफार्मा मेरी तरफ सरका दिया। मैंने पढ़ा कि हम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, ये लिखना है। मैंने सोचा अभी ये ना इंच में है ना फुट में है, अभी क्या जाने कि मैं इसको क्या बनाऊंगा। अब हम लोग नेता लोग हैं, आसपास झांक कर देखा कौन क्या लिख रहा है। कोई देखा नेता का बोला तो कितने हंसते। कोई लिख रहा इंजीनियर, कोई लिख रहा डॉक्टर, कोई लिख रहा आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। मुझे लगा अभी जल्दी होगी, एट द टाइम ऑफ एडमिशन यदि मैंने ये सोच लिया कि मैं इसको क्या बनाना चाहता हूं तो शायद जल्दी हो जाएगी। मैं चुपचाप बैठा रहा, 2 मिनट तक सोचता रहा क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। मुझे समझ में नहीं आया। एकांत चित्त बैठा, मेरे दिल से एक तरंग निकली, मेरी कलम चली और मैंने लिखा अ ट्रू इंडियन, एक सच्चा भारतीय। मुझे लगा मेरा बेटा डॉक्टर ना बने उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बने ना बने उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बने या ना बने उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पर यदि वो हिंदुस्तान का अच्छा और सच्चा नागरिक बन गया तो उसका भी जीवन सुधर जाएगा, मेरा परिवार भी सुधर जाएगा, ये समाज भी सुधर जाएगा और ये देश भी खड़ा हो जाएगा। इसलिए युवा साथियों, मैं तुम्हें यह बात नहीं करूंगा कि तुम आईएएस बनो या ना बनो। मैं तो शुभकामनाएं दूंगा कि जितने लोग जिस एग्जाम में बैठना चाहते हैं उसमें उनको सफलता मिले। मैं तो ये चाहता हूं कि तुम जो चाहते हो तुम्हें मिले। पर युवा साथियों, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम या कांस्टेबल केवल अपने लिए मत बनना। यदि अपने लिए बने तो उसका कोई मतलब नहीं। आजकल के युवा लगे हैं मुझे अपना करियर बनाना है। क्यों बनाना है? मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा धंधा हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, अच्छा बंगला हो जाए, अच्छी चमचमाती हुई गाड़ी हो जाए।
पर युवा साथियों, तुम एक बात का विचार करो, इस देश का सबसे अच्छा युवा कौन था? मैं नाम तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ। स्वामी विवेकानंद। और बोलो एक आध नाम पीछे। भगत सिंह। भगत सिंह कितनी उम्र में शहीद हुए थे बताओ? 23 साल में। यार जोरदार मामला है भैया, मामला जोरदार है। नहीं, तैयारी नहीं, तैयारी करवाई गई है यार, यह है मामला जोरदार। 23 साल की उम्र में शहीद हो गया भगत सिंह। भाई और साथियों, विचार करो, यदि शहीद भगत सिंह के दिलो दिमाग में यह बात आ जाती कि मेरी शहादत के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, यदि चंद्रशेखर आजाद इस बात का विचार कर लेता कि मेरे जाने के बाद मेरी बूढ़ी मां का क्या होगा, खुदीराम बोस, राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्लाह खां यदि इस बात का विचार कर लेते कि मेरे जाने के बाद मेरी बहन की शादी कौन कराएगा, तो तुम विचार करो क्या इस एमपी नगर के चौराहे पर तुम और हम आजाद हिंदुस्तानी के रूप में क्या सांस ले पाते? भाई और साथियों, हम भूल गए हैं। अरे हम भूल गए भगत सिंह को, हम भूल गए राजगुरु को, हम भूल गए सुखदेव को, हम भूल गए खुदीराम बोस को, हम भूल गए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। हमें अपना करियर याद आता है। मुझे आज के इस परिदृश्य में नीरज की वो पंक्तियां याद आती हैं। नीरज ने लिखा तो किसी और परिप्रेक्ष्य में था, पर मुझे लगता है कि आज जब मैं हिंदुस्तान को देखता हूं, हिंदुस्तान के हालात देखता हूं, तो मुझे नीरज की वो पंक्तियां याद आती हैं। नीरज ने लिखा था कि हाथ थे दिए की जुल्फ चांद की सवार दूं, हाथ थे दिए की जुल्फ चांद की सवार दूं, होठ थे दिए की हर बहार को पुकार दूं, और सांस यूं की स्वर्ग भूमि पर उतार दूं। हो सका न कुछ मगर, हो सका न कुछ मगर, शाम बन गई शहर और हम डरे डरे नीर नयन में भरे, ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुहार देखते रहे। भाई और साथियों, क्या हिंदुस्तान की आजादी के 70 वर्ष बाद यह घटना होनी थी, जिस घटना के लिए आज कार्यक्रम शुरू होने के पहले हमें 2 मिनट का मौन रखना पड़ा? क्या इस हिंदुस्तान में 70 वर्ष की आजादी के बाद महंगाई जैसी समस्या होनी थी? क्या हिंदुस्तान में 70 वर्ष की आजादी के बाद बेरोजगारी जैसी समस्या होनी थी? क्या 70 वर्ष की आजादी के बाद हिंदुस्तान में अलगाववाद, नक्सलवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद होना था? हमें विचार करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। युवा साथियों, केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, केवल अपने करियर के लिए मत जीना, जीना तो इस भारत मां के लिए जीना, इस मिट्टी के लिए जीना। मैं तुम्हें आवाज देता हूं, तुम्हें आह्वान करता हूं। आजादी के पहले एक बड़े शायर थे इकबाल, आजादी के पहले कह के गए थे, वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। यदि अभी विचार नहीं किया, अभी केवल अपने लिए लग गए, तो भाइयों और साथियों, ये भारत मां तुम्हें माफ नहीं करेगी। यदि तुम अपने लिए काम कर रहे हो, करना चाहिए। तुम अपने लिए पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ना चाहिए। तुम अपना करियर बना रहे हो, बनाना चाहिए। परंतु उसके साथ साथ इस बात को जरूर स्थापित कर देना कि मैं केवल अपने लिए नहीं जीऊंगा, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए जीऊंगा। और आपके सामने तो जीता जागता उदाहरण है ये उपाध्याय जी, जिन्होंने इस बात की फिक्र नहीं की। ये चाहते तो बड़ी बड़ी कोचिंग बना लेते, उसमें पैसा कमा लेते, और इन्होंने बीड़ा क्या उठाया कि मैं कोचिंग भी दूंगा और फ्री में दूंगा, बिना पैसे लिए। ये भारत मां तुम्हें पुकार रही है। देश के जो हालात हैं भाइयों और साथियों, ये राजनीतिक मंच नहीं है, और मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं हो रहा है कि इस देश में शायद 70 वर्ष बाद ऐसा नेतृत्व हमें वीर नरेंद्र मोदी के रूप में मिला है, जो इस देश की कायाकल्प करने में लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। मैं ये कहता हूं, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, वो चुनाव लड़े, दिल्ली में कमल खिला,
वो चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश में कमल खिल गया। वो चुनाव जीते उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सब जगह कमल खिल गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कमल खिला और अटक से लेकर कटक तक कमल खिला। और भाइयों और साथियों, केवल हिंदुस्तान में ही कमल नहीं खिला, नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो अमेरिका में भी कमल खिला के आए। भारत मां के जयकारे के नारे, भारत मां के जयकारे के नारे अमेरिका में लग रहे, भारत मां के जयकारे के नारे ऑस्ट्रेलिया में लग रहे। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें नरेंद्र मोदी के रूप में हमें वो नेतृत्व मिला है जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। भाई और साथियों, ये राजनीतिक बात नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में बात नहीं कर रहा, परंतु नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व यदि इस देश को मिले और उसके बाद इस देश का युवा चूक जाए तो यह हमारी कमी होगी। इसलिए उठो, जागो और पूरी तरह से लग जाओ। इस भारत मां को एक बार पुनः स्थापित करना है इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में।